लेकिन ये जो योजना है, ये नौजवानों के भविष्यों के साथ तो खिलवाड़ है ही है, उसके साथ देश की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। मान लो जो 75% 4 साल के बाद बाहर निकाल दिए गए, उनमें से 0.1% भी यदि गलत रास्ते पे चले गए, तो वो हथियारों में उनकी ट्रेनिंग बढ़िया होगी, AK-47 उनको चलानी आती होगी, तो वो तो अगर गैंगस्टर बन गए तो समाज का जीना हराम कर देंगे। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर देश भर में जिले मुख्यालयों पर आज एक ज्ञापन देना था। अग्निपथ और अग्निवीर योजना को लेकर जो सरकार लेकर आई है, उसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चे ने आह्वान किया था कि जिला मुख्यालय पर DC को ज्ञापन दिया जाएगा। और सोनीपत में खाप के नेता भी पहुंचे हैं इसको समर्थन देने, और किसान नेता भी हैं। किसान नेता अभिमन्यु कुमार हमारे साथ हैं। किस तरह देखते हो अग्निपथ अग्निवीर योजना को जो सरकार लेकर आई है? देखिए, ये जो योजना अग्निपथ योजना, ये एक तरीके से फौज को भी ठेके पे ले जाने की एक साजिश है सरकार की। और ये योजना सिर्फ अग्निवीर तक नहीं रुकेगी, उसके बाद ये बैंक वालों को भी बैंक वीर बनाएंगे, शिक्षा वालों को भी शिक्षा वीर बनाएंगे, स्वास्थ्य वालों को भी स्वास्थ्य वीर बनाएंगे। ये सारा एजेंडा है इन सरकार का, जो 1990 के दौर से जो ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन का जो दौर शुरू हुआ, उसके तहत ये किया जा रहा है। लेकिन ये जो योजना है, ये नौजवानों के भविष्यों के साथ तो खिलवाड़ है ही है, उसके साथ देश की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। जो ये मोदी सरकार ये कह के सत्ता में आई थी कि 56 इंच की छाती है वो हमारी और देश की एक एक इंच की हम सुरक्षा करेंगे। पहले वाली सरकारों पे जो ये कहती थी कि देश की सुरक्षा को लेकर ये गंभीर नहीं है, तो हम इनसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आज एक तरफ चाइना खड़ा है हमारे देश के, एक तरफ पाकिस्तान खड़ा है, दोनों से हमारे रिश्ते ठीक नहीं हैं, और उस समय ये इस तरीके का प्रयोग कर रहे हैं, इस तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग में कौन सा जवान तैयार हो जाएगा? बहुत सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स कहते हैं कि 4 से 5 साल लगते हैं एक जवान को अच्छे तरीके से तैयार होने के लिए, और ये तो 4 साल में उसको रिटायर करके उसको भूतपूर्व सैनिक बनाने वाले हैं। 2003 में चाइना का मुकाबला करने के लिए हमारी उस समय की सरकार ने एक माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प कहा था कि माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प बनाई जाएगी जिसमें 2 डिवीजन होंगी। 2007 में उसके लिए बजट भी अलॉट कर दिया गया, लेकिन आज 2022 में हम आ चुके हैं, सिर्फ 2 डिवीजनों में से सिर्फ 1 डिवीजन बनाई गई है, वो भी बंगाल में डिप्लॉयड है, जो माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प की बनाई जानी थी। तो ये सरकारें देश की सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर हैं, इसका अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है ना। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो नौजवान 4 साल नौकरी करके आ जाएगा, वो 4 साल के बाद यहाँ पे क्या करेगा? वो ना उसको कोई रोजगार होगा। मान लो जो 75% 4 साल के बाद बाहर निकाल दिए गए, उनमें से 0.1% भी यदि गलत रास्ते पे चले गए, तो वो हथियारों में उनकी ट्रेनिंग बढ़िया होगी, AK-47 उनको चलानी आती होगी, तो वो तो अगर गैंगस्टर बन गए तो समाज का जीना हराम कर देंगे, लोगों को बहुत परेशान कर देंगे। जो हमारी यहाँ की पुलिस है, इनको ऐसे हथियार इन्होंने कभी हाथ में लेके नहीं देखे होंगे जो उन्होंने 4 साल तक चलाए होंगे, तो फिर समाज का सारा सिस्टम सामाजिक तौर पर बिगड़ जाएगा। एक और बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज हमारी फोर्स के पास ब्रह्मोस मिसाइल जैसी, सरफेस टू एयर मिसाइल, आकाश, बराक 8, स्पाइडर, अपाचे हेलीकॉप्टर, राफेल फाइटर जेट जैसे बहुत एडवांस वेपन है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के वेपन है। 6 महीने की ट्रेनिंग में आप किसको ये एडवांस वेपन चलाने सिखा दोगे? तो क्या देश की सुरक्षा के साथ ये समझौता नहीं हो रहा है क्या? अभी रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जो चल रहा है, रूस ने शुरुआत में क्या किया कि पहले अपने कॉन्स्क्रिप्ट उतार दिए। रूस ने कॉन्स्क्रिप्ट उसी को बोलते हैं जो एक लिमिटेड समय के लिए 2 साल 3 साल के लिए नौकरी करने के लिए आते हैं। तो उनकी मोराल भी उतनी बढ़िया नहीं थी, उनकी कमिटमेंट भी इतनी बढ़िया नहीं थी, तो रूस की कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हुई और बहुत सारे वो हथियार छोड़ के ही वापस चले गए अपने। बाद में अब रूस ने आगे अपने प्रोफेशनल फौजी 10-10, 12-12 साल एक्सपीरियंस वाले उतारे। तो अब देखिए, लुहांस्क की बात करो, डोनेट्स्क की बात करो, ईस्टर्न यूक्रेन के लगातार शहरों पर रूस की सेना कब्जा करता जा रही है। आप अपने देश की बात कर लीजिए, अभी एक रिटायर्ड कैप्टन साहब भी आए हुए थे, बड़ी संख्या में रिटायर्ड फौजी भी आए थे। कारगिल युद्ध में जो हमारे जवान जो शहीद हुए थे, उनमें से ज्यादातर जो जवान और अफसर शहीद हुए वो बहुत कम उम्र के थे। लड़ाई में जोश के साथ साथ अनुभव भी चाहिए होता है, खाली जोश से काम नहीं चलता। अभी कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद विरोधी जो अभियान चलाए जाते हैं आतंकवाद के खिलाफ, तो उसमें अभियान कौन चलाता है आर्मी की तरफ से? वो RR द्वारा चलाए जाते हैं, राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा। मैं खुद कश्मीर कई बार गया हूँ, वहाँ किसानों से मुलाकात करी है। राष्ट्रीय राइफल्स कैसे बनती है? जो अलग अलग रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स, महार रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट है, गढ़वाल रेजिमेंट, जो भी हैं, ये नागा रेजिमेंट है, उनके जवानों को 2 साल की उसमें लाया जाता है और राष्ट्रीय राइफल्स बनाई जाती है। उन जवानों को लाया जाता है जिनको 5-5, 7-7 साल का अनुभव होता है लड़ने का, वो अच्छे से लड़ पाते हैं। यहाँ 21 साल के नौजवान को अगर लड़ाई में झोंक दिया जाएगा, उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो कैजुअलिटी होने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हर तरीके से ये योजना देश के खिलाफ है। और जो ये उदाहरण देते हैं बार बार, मैं 2 चीज़ें छोटी सी और स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक, देश को भ्रमित किया जा रहा है
कि भाई रिटायर होने के बाद उनको 10 से 11 लाख रुपए मिलेंगे, सरकार 10 से 11 लाख देगी। सरकार कुछ नहीं देने वाली है। सरकार ने इस योजना में लिखित में दिया है कि उनकी हर महीने 30% सैलरी काट के सरकार के अकाउंट में जमा कराई जाएगी। पहले महीने उनकी सैलरी है 30,000 रुपया, पहले साल के हर महीने, तो उसका 9,000 रुपया सरकार काट के रख लेगी, 21,000 सिर्फ जवान को मिलेगा। दूसरे साल हर महीने है उनकी 33,000 रुपया, तो 11,000 रुपये काट के हर महीने सरकार अकाउंट में रख लेगी अपने। तीसरे साल उनकी 36,500, तो 12,000 काट लिए जाएंगे। चौथे साल उनकी 40,000, तो 13,000 रुपये काट लिए जाएंगे। कुल मिला के आप ये देखोगे 5.5-6 लाख रुपये तो यही काट लिए गए। अब उसका ब्याज भी हो गया, ये उसका पैसा उसी को 4 साल बाद दे देंगे और कह देंगे हमने आपकी बहुत मदद कर दी। तो ये तो कहीं से भी ठीक नहीं हुआ। ये बार बार बीजेपी के समर्थक बात करते हैं इजराइल का मॉडल, कि भाई इजराइल में भी इस तरीके से होता है। अरे भाई, इजराइल की स्थिति अलग है, हमारे देश की स्थिति अलग है। हमारे यहाँ की पॉपुलेशन 130 करोड़ से ज़्यादा है, इजराइल की पॉपुलेशन बहुत कम है। इजराइल के चारों तरफ जो अरब देश रहते हैं उनसे उनकी ज़्यादा बढ़ती नहीं है, अब तो थोड़ी बढ़ने लग गई। तो उनके वहाँ मजबूरी है हर आदमी को हथियार चलाने की ट्रेनिंग होना। और वहाँ का तो जो अभी पूर्व प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो लिकुड पार्टी के मेन नेता हैं, उनके भाई तो ब्रिगेडियर थे और एक ऑपरेशन के दौरान वो शहीद हो गए थे। तमाम वहाँ के पॉलिटिशियंस ने सेवा कर रखी होती है मिलिट्री में। यदि इजराइल मॉडल इनको इतना ही अच्छा लगता है तो भारत में भी एक नियम बना दिया जाए कि एमएलए एमपी का चुनाव वही लड़ सकता है जो पहले 4 साल अग्निवीर बन के आएगा। वो क्यों नहीं करते ये? तो ये एक तरीके से नौजवानों की भावनाओं के साथ मजाक है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे हमारे आज रिटायर्ड फोर्सेस से, पुलिस से भी साथी आए हैं, हमारे खाप के प्रधान हैं वो भी आए हैं, नौजवान साथी हैं वो भी हैं, किसान हैं वो भी हैं, नौजवान सारे। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, उनका कहना है कि युवाओं के हक में है, युवाओं को वहाँ से आने के बाद 4 साल के बाद यहाँ पर रोजगार भी दिया जाएगा। हरियाणा की अगर बात करें तो आज हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी के मामले में सबसे ऊपर है। यदि आप टॉप 3 राज्यों की लिस्ट बनाएंगे तो हरियाणा का नाम बेरोजगारी के मामले में पूरे देश में टॉप 3 में आता है। ये स्थिति तो तब है जब हमारे यहाँ पे गुड़गांव जैसे शहर हैं जो इंडस्ट्रियल हब हैं, फरीदाबाद जैसे शहर हैं जो इंडस्ट्रियल हब हैं, कुंडली का इंडस्ट्रियल एरिया है, तमाम ये इंडस्ट्रियल एरिया हैं, उस समय ये हालात हैं। अगर मुख्यमंत्री जी के पास इतनी नौकरी है उनकी जेब में, तो उन बेरोजगारों को नौकरी क्यों नहीं दे दी? तो फिर हरियाणा बेरोजगारी के मामले में टॉप पे क्यों पहुंच गया? ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। हर साल थल सेना, वायुसेना, नौसेना से 55,000 लोग रिटायर्ड होते हैं, उनमें से मात्र 1% कोई नौकरी मिल पाती है। और वो भी 1% में से भी अधिकतर नौकरी कौन से वाली होती है? कहीं सिक्योरिटी गार्ड की 10,000 12,000 रुपये की, कहीं इस तरह की नौकरी उनको मिलती है। जी, जब 3 कृषि कानून भाजपा सरकार लेकर आई थी, उसके खिलाफ किसानों ने बिगुल बजाया था, काले कानून को नाम दिया गया था। अब उसी तरह अग्निपथ और अग्निवीर योजना लेकर आई, उसको लेकर क्या रुख रहेगा संयुक्त किसान मोर्चा? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर रहा है, ये आंदोलन नौजवानों का है। संयुक्त किसान मोर्चा तो उनके साथ खड़ा है। अगर उनके साथ कोई जाति होगी, उनके साथ कुछ गलत होगा, तो संयुक्त किसान मोर्चा उनका साथ देगा। वो जब भी हमें कॉल देंगे हम उनके साथ खड़े मिलेंगे। आंदोलन का नेतृत्व तो नौजवानों का ही होगा, उन्हीं के मार्गदर्शन में आंदोलन चलेगा, हम तो उनके साथ खड़े होने वाले हैं। अभी निकाय चुनाव थे, निकाय चुनाव से पहले सोनीपत की बात करें तो यहाँ पर एक कुंडली बॉर्डर पर किसान बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे। और उसके बाद अग्निपथ योजना भी सरकार लेकर आई जिसका विरोध कर रहे हैं युवा। उसके बाद निकाय चुनाव हरियाणा में हुए हैं, उसका वहाँ पर कोई असर देखने को नहीं मिला। देखो, मैं आपको एक बात, कई बार हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, बड़ा गंभीर सवाल है आपका। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है, जो हमारे देश में किसी भी चुनाव में जो वोट पड़ती हैं वो सामाजिक मुद्दों के आधार पे नहीं पड़ती। अगर सामाजिक मुद्दों के आधार पे, जैसे किसानी, खेती, नौजवान, रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, यदि इन मुद्दों पे वोट हमारे देश में पड़ने लग जाए तो फिर ये सारी राजनीतिक पार्टियां सीधी हो जाएंगी। फिर ये राजनीतिक पार्टियां किसी जनता के साथ धोखा नहीं कर पाएंगी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि यहाँ पे ना शिक्षा के नाम पे वोट पड़ती, ना खेती किसानी के नाम पे वोट पड़ती, ना रोजगार के नाम पे वोट पड़ती, ना स्वास्थ्य के नाम पे, ना महंगाई के नाम पे। यहाँ पे तो जाति धर्म में बटके, अक्षेत्र में बटके, 2000 के नोट में, शराब की बोतल में, इन चीज़ों में वोट पड़ती है। जिसके पास पैसे का बल है, जिसके पास बाहुबल है, वो जीत जाता है। अब देखिए, अगर जो कुछ दिन पहले लिस्ट आई थी, भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज़्यादा पार्टी फंड का पैसा है। तो ये हर तरीके की ये पावर का ये इस्तेमाल करते हैं। चौधरी चरण सिंह, भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि किसान वर्ग की, नौजवान वर्ग की समस्या ये है कि 4.5 साल तो ये नौजवान और किसान बन के आंदोलन लड़ता है, लेकिन जब चुनाव आता है उस 2.5 महीने में कोई जाट बन जाता है, कोई ब्राह्मण बन जाता है, कोई यादव बन जाता है, कोई बनिया बन जाता है, कोई गुज्जर बन जाता है, कोई दलित बन जाता है, कोई हिंदू बन जाता है, कोई मुसलमान बन जाता है। तो जब तक हम इस चीज़ से दूर नहीं होंगे तब तक इसी तरह के लोग चुनावों में लगातार जीतते रहेंगे।